Hello, everybody. Welcome to चेतन शर्मा क्लासेस द वर्ल्ड ऑफ लॉजिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम इलास्टिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन करने वाले हैं। स्क्रीन पे आपको तीन बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट बॉक्स है द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड बॉक्स है द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, थर्ड बॉक्स है थ्री एप्लीकेशंस ऑफ सप्लाई, डिमांड एंड इलास्टिसिटी। तो आज की इस क्लास के अंदर हम फर्स्ट बॉक्स को कंप्लीट करेंगे। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको ईज़िली नोट्स अवेलेबल कराए जा सके। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है इमेजिन दैट सम इवेंट ड्राइव्स अप प्राइस ऑफ गैसोलीन इन यूनाइटेड स्टेट। कह रहा है किसी रीज़न से यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हमारा गैसोलीन मतलब हमारा पेट्रोल महंगा हो गया। अब भैया महंगा होने के पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कह रहा भैया क्या पता मिडल ईस्ट में वॉर हो गया जिसकी वजह से ऑयल की सप्लाई नहीं आ रही है। कह रहा है चाइना एक बूमिंग इकोनॉमी है, वो डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं ऑयल की। क्या पता गैसोलीन पे कांग्रेस ने टैक्स लगा दिए। कांग्रेस मींस अ ग्रुप ऑफ पीपल, उन्होंने मिलके टैक्स लगा दिए। तो कहता है हाउ वुड यूएस कंज्यूमर रिस्पॉन्स टू हायर प्राइस। अब उनका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा? तो हम इसका सरल भाषा में एक आंसर दे देंगे कि कंज्यूमर डिमांड कम करेगा। दिस कंक्लूजन फॉलोज फ्रॉम लॉ ऑफ डिमांड, और ये कंसेप्ट हमें कहाँ से मिला है? लॉ ऑफ डिमांड से। बट यू माइट वॉन्ट अ प्रिसाइज आंसर, हमें एक परफेक्ट आंसर चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर चाहिए। बाय हाउ मच वुड कंजम्पशन ऑफ गैसोलीन फॉल। भाई कितने अमाउंट से गैसोलीन की कंजम्पशन फॉल होएगी, हमें ये बताओ कितने से फॉल होएगी। फॉल होएगी तो लॉ ऑफ डिमांड ने बता दिया है कि भैया प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड फॉल होएगी, पर कितने अमाउंट से फॉल होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, हमें वो जानना है। दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग कंसेप्ट कॉल्ड इलास्टिसिटी विच वी डेवलप इन दिस चैप्टर। ये इलास्टिसिटी से ये कंसेप्ट आपको पता लगेगा। अब बता रहा है इलास्टिसिटी क्या मेजर करती है। कहता है इलास्टिसिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ मच बायर एंड सेलर रिस्पॉन्स टू चेंज इन द मार्केट कंडीशन। कह रहा है अगर मार्केट कंडीशन चेंज होगी तो कितना बायर और सेलर रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर मार्केट के हालात बदलते हैं, कोई भी कंडीशन में चेंज आता है तो कितना, शब्द को ध्यान देखो, हाउ मच बायर एंड सेलर रिस्पॉन्ड। व्हेन स्टडिंग हाउ सम इवेंट्स और पॉलिसी अफेक्ट्स द मार्केट वी कैन डिस्कस नॉट ओनली डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट बट ऑल्सो मैग्नीट्यूड। हमें केवल यही नहीं देखना कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होएगी, ये तो डायरेक्शन पता लग रही है कि कम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कितने से कम होगी, मैग्नीट्यूड क्या है, ये देखना है। इलास्टिसिटी इज यूजफुल इन मैनी एप्लीकेशंस एज वी सी टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। वो आगे हम देख लेंगे कि इलास्टिसिटी किन एप्लीकेशंस में काम आती है। Before proceeding, however, you might be curious about the answer to the gasoline question. ठीक है जी भैया। Many studies have examined consumer response to change in price of gasoline and they typically find that quantity demanded respond more in long run than it does in short run. एक लॉन्ग रन है, एक शॉर्ट रन है। कह रहा है भैया अगर गैसोलीन के प्राइस के अंदर चेंज आ रहा है तो जो इम्पैक्ट होगा डिमांड के अंदर वो लॉन्ग रन में ज़्यादा होगा और शॉर्ट रन में कम होगा। नीचे एग्जांपल दे रहा है, सपोज 10% से गैसोलीन के प्राइस बढ़ गए, ठीक है, तो कह रहा है भैया एक साल के बाद हमें पता लगेगा कि 2.5% गैसोलीन की डिमांड कम हो गई है, और कह रहा है 5 साल बाद ये पता लगेगा कि 6% गैसोलीन की डिमांड कम हो गई है। तो कह रहा है भैया जो 6% डिमांड कम हुई है इसमें जो आधी डिमांड कम हो रही है लॉन्ग रन के अंदर, वो आधी डिमांड तो इसलिए कम हो रही है क्योंकि प्राइस बढ़ गए हैं, और आधी डिमांड इसलिए कम हो रही है क्योंकि लोग इलेक्ट्रिक कार या कार पूलिंग की तरफ या फिर कोई फ्यूल एफिशिएंट कार ले लिए, उसकी वजह से कम हो रही है। देखो मैं आपको बता दूं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का मतलब क्या है। शॉर्ट रन का मतलब है जैसे ही गैसोलीन के प्राइस बढ़े तो कंज्यूमर इतनी जल्दी रिएक्ट
नहीं कर पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी पेट्रोल की कंजम्पशन कम कर लेगा, थोड़ी गाड़ी कम चला लेगा, इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। डिमांड तो कम होएगी, ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा, वो एक तो पेट्रोल की डिमांड भी कम कर लेगा और स्विच भी कर जाएगा फ्यूल एफिशिएंट कार की तरफ। तो लॉन्ग रन के अंदर जो इसका इम्पैक्ट है वो ज़्यादा देखा जाएगा। किसका इम्पैक्ट? जो गैसोलीन के प्राइसेस बढ़े हैं। The elasticity of demand. When we introduced demand in chapter 4, we noted that consumer usually buy more of good when its price is lower. कह रहा है भैया डिमांड तब बढ़ेगी जब उसका प्राइस कम होगा, या उसकी इनकम बढ़ जाएगी, या सब्सिट्यूट गुड के प्राइस बढ़ जाएंगे, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस कम हो जाएंगे। ये सब हम डिमांड में देख चुके हैं। कह रहा है लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये क्वालिटेटिव कंसेप्ट है, क्योंकि डिमांड कम के बारे में बता रहा है, क्वांटिटेटिव कंसेप्ट नहीं है। कितनी कम होएगी ये नहीं बता रहा। बात समझ आ गई है आपको? यहाँ रीड करते नीचे। टू मेजर हाउ मच कंज्यूमर रिस्पॉन्स टू चेंज इन दीज वेरिएबल, इकोनॉमिस्ट यूज द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। कितने से डिमांड में रिस्पॉन्स आ रहा है, कितना मैग्नीट्यूड कितना है डिमांड का, उसके लिए हम कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी को देखेंगे। अब हम पहला कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट। हम कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, याद रखना, ठीक है ना। कह रहा है द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अ फॉल इन प्राइस ऑफ गुड रेजेस द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है भैया, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्स टू चेंज इन द प्राइस। कितने से डिमांड में रिस्पॉन्स आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसको मेजर करेगी। अब यहाँ बता रहा है दो किस्म की डिमांड है, एक इलास्टिक डिमांड है और एक इनइलास्टिक डिमांड है। मैं ये आपको डायग्राम से समझाता हूँ। तो स्क्रीन पे आपको दो पार्टीशन नज़र आ रहे होंगे। एक तरफ मैंने लिखा है इलास्टिक डिमांड, राइट साइड मैंने लिखा है इनइलास्टिक डिमांड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भैया इलास्टिक डिमांड क्या होती है। देखो ध्यान से देखो, प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है प्राइस जो कम हो रहा है वो थोड़े अमाउंट से हो रहा है, लेकिन डिमांड जो बढ़ रही है वो ज़्यादा अमाउंट से बढ़ रही है। तो इलास्टिक डिमांड के अंदर जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस से ज़्यादा है। नीचे वाला केस देखिए इलास्टिक डिमांड का। अब देखो प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन प्राइस थोड़ा सा बढ़ रहा है पर डिमांड ज़्यादा कम हो रही है। देखो प्राइस के बढ़ने से डिमांड तो कम होगी, लेकिन यहाँ पे जब इलास्टिसिटी कर रहे हैं तो मैं ये बता रहा हूँ प्राइस थोड़ा बढ़ रहा है पर डिमांड ज़्यादा कम हो रही है। तो सेम बात होएगी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज़ मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, इसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू मोर देन 1 होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, वो आगे जाके बता दूंगा। आप देख सकते हो डिमांड कर्व फ्लैटर है, ठीक है जी, इलास्टिक डिमांड कर्व फ्लैटर होता है। अब बात करते हैं राइट साइड में इनइलास्टिक डिमांड की। इनइलास्टिक डिमांड क्या होती है, प्राइस फॉल हो रहा है देखो तो डिमांड बढ़ रही है, ये तो हमने डिमांड में भी सीख लिया था। लेकिन इनइलास्टिक डिमांड में हम ये सीख रहे हैं प्राइस ज़्यादा से फॉल हो रहा है पर डिमांड थोड़े अमाउंट से बढ़ रही है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नीचे वाला केस देखो, प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा है और डिमांड थोड़ी सी कम हो रही है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैंने आपको चाहे इलास्टिक का केस हो चाहे इन इलास्टिक का केस हो, दोनों केस में एक बार प्राइस कम करके दिखा दिया है, यहाँ भी और यहाँ भी, और दोनों केस में प्राइस बढ़ा के दिखा दिया है, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है जी, तो इलास्टिक डिमांड क्या है, जहाँ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और इन इलास्टिक डिमांड क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है जी, अब चलते हैं अपने मैंक्यू जी की तरफ। तो यहाँ पे हमें उसने वही बात बता रखी है जो अभी हमने पीछे डायग्राम में देखी है। ठीक है, अब
आगे रीड करते हैं पैराग्राफ। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड फॉर एनी गुड मेजर्स हाउ विलिंग कंज्यूमर आर टू बाय लेस ऑफ अ गुड एज इट प्राइस राइजेस। कह रहा है कितना कंज्यूमर कम लेगा जब प्राइस बढ़ जाएगा। कहता है बिकॉज द डिमांड कर्व रिफ्लेक्ट्स द मैनी इकोनॉमिक सोशल एंड साइकोलॉजिकल फोर्सेज दैट शेप कंज्यूमर प्रेफरेंसेस देर इज़ नो सिंपल यूनिवर्सल रूल फॉर व्हाट डिटरमाइंस डिमांड कर्व इलास्टिसिटी। कह रहा है डिमांड कर्व तो बताता है इंसान की इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति क्या चल रही है, सोशल बताता है भैया, ठीक है ना, उसका कल्चर क्या है, साइकोलॉजिकल उसके दिमाग में क्या चल रहा है। डिमांड कर्व तो ये बता देता है, इनसे कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस हमें पता लग जाती है। लेकिन क्या जो चीज़ इलास्टिसिटी डिटरमाइन करेगी वो मतलब उसके लिए कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, ये बोला जा रहा है। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस हाउएवर वी कैन स्टेट सम रूल ऑफ थंब अबाउट व्हाट इन्फ्लुएंसेस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कह रहा है कुछ हमने प्रैक्टिकल तरीके से देखा है कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करती है। अब मैंने ये पहला पॉइंट लेना है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। मैंने ऊपर 2 डायग्राम बना रखे हैं छोटे छोटे से, आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है ना। जगह थोड़ी सी कम थी और मैंने जानबूझ के इधर बनाया ताकि नीचे एक्सप्लेनेशन है, तो एक्सप्लेनेशन के साथ ही आपको मैं सिखा सकूं। मैंने इसलिए यही दिमाग में रीज़न रख के चीज़ छोटी छोटी ऊपर बना दी है, ठीक है ना। तो ये पहला वाला जो केस ले रहा है, सपोज़ करो हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं बटर और मैजरीन, 2 सब्स्टिट्यूट है। ये मैजरीन मतलब ये भी एक किस्म का बटर ही होता है, वेजिटेबल्स या एनिमल मीट से बनता है, ठीक है। तो मार्जरीन और बटर का हमने एग्जांपल लिया हुआ है। तो कहता है भैया अगर बटर के प्राइस बढ़ गए तो भैया ये जो मार्जरीन सब्स्टिट्यूट है ये इजीली अवेलेबल भी है, ठीक है। तो लोग, और मार्जरीन का प्राइस उतने का उतना ही है, तो जब बटर के प्राइस बढ़ेंगे तो बटर की डिमांड कंसिडरेबल अमाउंट से कम हो जाएगी, तो इलास्टिक नेचर की नज़र आएगी। तो अगर मैं यहाँ बटर के प्राइस बढ़ा दूँ, स्क्रीन में देखो, तो बटर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा कम हो रही तो इलास्टिक है। तो नीचे एक और केस ले रहा है, कह रहे हैं फूड हो गया, जैसे एग्स हो गया। अब एग्स के सब्स्टिट्यूट इतने ईजिली मिलते नहीं है, चलो मिल जाएंगे पर इतने ईजिली नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। इतने क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते अंडे के, तो एग्स के नहीं होते हैं। तो कह रहा है भैया अगर एग्स के रेट बढ़ेंगे तो मैंक्यू जी कह रहे हैं डिमांड तो उसकी भी ज़्यादा कम होएगी। देखो प्राइस बढ़ रहा है थोड़ा सा, लेकिन डिमांड तो प्राइस से ज़्यादा ही कम हो रही है ना। तो एक्स की डिमांड को भी मैंक्यू जी इलास्टिक ही बता रहे हैं, पर ये बता रहे हैं कि बटर के केस में डिमांड ज़्यादा कम हो रही है, लेकिन एक्स के केस में डिमांड कम हो रही है, ठीक है ना। तो एक्स की डिमांड ज़्यादा इलास्टिक है एज़ कंपेयर बटर की डिमांड ज़्यादा इलास्टिक है एज़ कंपेयर टू द डिमांड ऑफ बटर। इस पैराग्राफ में यही बात डिस्कस करी जा रही है। अगला देखते हैं नेसेसिटी वर्सेस लग्जरी। देखो नेसेसिटी गुड को हम यही समझते हैं कि भाई कोई चीज़ ज़रूरतमंद है तो हमें लेनी ही है। प्राइस अगर ज़्यादा बढ़ भी गए तो अगर डिमांड कम भी हो जाएगी तो थोड़ी सी ही कम होएगी, तो नज़र आ रहा है इन इलास्टिक नेचर की है, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर के पास जाना है आपने, अब डॉक्टर ने अपने विजिट चार्जेस अगर बढ़ा दिए हैं तो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम चले जाओगे, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना भैया। लेकिन अगर कोई बंदा सेल बोट के प्राइस बढ़ जाते हैं, मतलब जो लोग समंदर में सेल बोट लेके तैरते हैं उनकी प्राइस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, तो भैया फिर उसकी डिमांड थोड़ी सी कम हो जाएगी। लग्जरी मतलब थोड़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, लग्जरी शौक है, महंगा है, थोड़ा और महंगा हो जाएगा तो डिमांड कंसिडरेबल अमाउंट से कम हो जाएगी। तो यहाँ पे इलास्टिक नज़र आ रही है लग्जरी गुड के केस में, ठीक है। लेकिन कौन सा गुड नेसेसिटी है और कौन सा गुड लग्जरी है ना, ये डिपेंड करता है हमारी प्रेफरेंस के ऊपर। सपोज़ करो एक बंदा है वो बड़ा इंथुसियास्टिक है सेल बोट्स में जाने के लिए और वो अपनी हेल्थ में इतना ध्यान नहीं देना पसंद करता, तो फिर सेल बोट में जाना उसके लिए एक नेसेसिटी बन जाएगी और मेडिसिन उसके लिए नेसेसिटी का काम नहीं कर रही है, या डॉक्टर की विजिट उसके लिए फिर नेसेसिटी नहीं लग्जरी की फीलिंग दे रही है उसको। तो गुड नेसेसिटी है या लग्जरी है डिपेंड करता है हमारी प्रेफरेंस पे। ये इंपॉर्टेंट बात थी जो आप छोटी क्लासेस में नहीं सीखते हो, ठीक है। अगला बोल रहा है कौन सा फैक्टर है जो डिमांड को या तो इलास्टिक बना देगा या इनइलास्टिक बना देगा, वो है डेफिनेशन ऑफ द मार्केट। कह रहा है एक नैरो मार्केट है, एक ब्रॉडर मार्केट है। तो नैरो रोड क्या होती है, जहाँ पे गाड़ियाँ की हौच पौच मची होती है, घिचा पिच हो रखी होती है ना भैया,
तो वो नैरो रोड है, मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे। तो कह रहा है अगर किसी गुड की मार्केट नैरो है, मतलब उसके सब्सिट्यूट बहुत ज़्यादा है, तो इस ऐसी सिचुएशन में अगर किसी एक गुड के प्राइस बढ़ जाएंगे तो उसी गुड की डिमांड कंसिडरेबल अमाउंट से कम हो जाएगी, क्योंकि सब्सिट्यूट बहुत ज़्यादा है, तो डिमांड का नेचर इलास्टिक नज़र आएगा। ठीक है ना। तो अगर वहीं ब्रॉडर मार्केट है तो फिर डिमांड का नेचर इन इलास्टिक हमें नज़र आएगा। ये वाला पॉइंट, यही वाली बात हमें बता रहा है। ठीक है जी। अब टाइम ओरिजिन देख रहे हैं, एक है लॉन्ग रन, एक है शॉर्ट रन। ये हम पीछे भी कर ही चुके हैं किस्म से। देखो लॉन्ग रन में डिमांड का नेचर क्या है भैया, लॉन्ग रन में डिमांड का नेचर इलास्टिक है, क्योंकि लोग शिफ्ट कर जाएंगे दूसरी फ्यूल एफिशिएंट कार की तरफ अगर पेट्रोल या गैसोलीन के रेट बढ़ जाते हैं। तो अगर गैसोलीन के रेट बढ़ गए तो लॉन्ग रन में गैसोलीन की डिमांड कंसिडरेबल अमाउंट से कम हो जाएगी, क्योंकि लोग शिफ्ट कर जाएंगे, फ्यूल एफिशिएंट कार ले लेंगे, इलेक्ट्रिक कार ले लेंगे, तो गैसोलीन की डिमांड कंसिडरेबल अमाउंट से कम हो जाएगी। तो यहाँ पे डिमांड का नेचर इलास्टिक है। लॉन्ग रन मतलब उस पर टाइम है ना शिफ्ट करने का, है ना भाई, 5 साल 4 साल का टाइम है, तो लॉन्ग रन माना जा रहा है। वही अगर शॉर्ट पीरियड की बात करें, टाइम ओरिजन अगर उसके पास कम है तो इतनी जल्दी तो मूव करना पॉसिबल नहीं होता ना सब्स्टिट्यूट की तरफ। डिमांड कम होएगी, मना नहीं कर रहा हूँ, पर इतनी कम नहीं होएगी। तो शॉर्ट रन में डिमांड का नेचर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नेचर इन इलास्टिक देखा जा रहा है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको न्यूमेरिकली निकाल के दिखा रहे हैं। ठीक है ना भाई। तो सबसे पहले हम अंडरलाइन वाला जोन देखते हैं। कहता है इकोनॉमिस्ट कंप्यूट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कहता है भैया, फॉर्मूला भी दे रखा है पहले, तो कह रहा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को डिवाइड कर दो परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। मैंने एक यहाँ पे टेबल बना रखी है छोटी सी, चेक करो। इस टेबल में देखो प्राइस 10 से 11 हो रहा है, डिमांड 100 से 80 हो रही है। तो 10% से तो प्राइस बढ़ रहा है और 20% से डिमांड हमारी कम हो रही है। ठीक है। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं इन दोनों की वैल्यू। ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर पुट करते हैं, तो पुट करा तो कुछ ऐसा आ गया। 20% से हमारा डिमांड क्या हो गई है, फॉल हो गई है, और 10% से हमारा प्राइस क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो आंसर 2 आया। ठीक है ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर 2 आया। अब सवाल ये आता है, सर इस 2 का मतलब क्या है। इस 2 का मतलब ये है भाई, जो डिमांड का चेंज है, मैं चेंज शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और हमारे केस में वो डिमांड का चेंज फॉल है डिमांड में। तो जो डिमांड का चेंज है ना, वो प्राइस के चेंज से, हमारे केस में प्राइस के चेंज के अंदर प्राइस का इंक्रीज है। तो अब फिर से बताता हूँ, जो डिमांड का चेंज है वो प्राइस के चेंज से, और वो चेंज भी कौन सा, परसेंटेज चेंज। तो जो डिमांड का परसेंटेज चेंज है वो प्राइस के परसेंटेज चेंज का ट्वाइस है। मतलब डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो 2 टाइम्स आ रहा है प्राइस के परसेंटेज चेंज से। तो डिमांड का परसेंटेज चेंज 2 टाइम्स है प्राइस के परसेंटेज चेंज से, ये बोल रहा है। ठीक है ना। अब देखो नॉर्मल सी बात है, आपको पता है डिमांड के अंदर फॉल आया है, प्राइस के अंदर राइज आया है, तो एक चीज़ घट रही है और एक चीज़ बढ़ रही है, तो भाई रिलेशन तो नेगेटिव या इन्वर्स हमें नज़र आ ही रहा है। अब आप ये रेड जोन पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है जी। अब मैं कुछ चीज़ आपको पहले बताऊंगा, बड़े आराम से सुनना, तब आपको अच्छा समझ आएगा। मैंक्यू से नहीं, पहले मैंने कुछ प्रिपेयर करा है, पहले वो चेक कराता हूँ। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, जो मैंने ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाली है, इसको कुछ लोग परसेंटेज मेथड भी कहते हैं, आपने छोटी क्लासेस में भी सीखा होगा। यहाँ पे मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के 2 मेथड समझा रखे हैं, परसेंटेज मेथड और मिड पॉइंट मेथड। ठीक है। लेफ्ट साइड में आप एक डायग्राम देख सकते हो, वहाँ एक हमारे पास ए पॉइंट है, एक हमारे पास बी पॉइंट है।
दोनों पॉइंट पे मैंने प्राइस और डिमांड मेंशन कर दी है, ठीक है ना। ए और बी पॉइंट की बात चल रही है। तो पहले तो परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो परसेंटेज मेथड से जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं तो मैंने यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है ना। तो बता रहा हूँ, अगर आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है तो आप ये अप्लाई करो, अगर आपको परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है तो आप ये अप्लाई कर लो, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कर लोगे ऊपर इस टेबल से, ठीक है। तो आपको क्या पता लगा, आपको ये पता लग रहा है कि जो क्वांटिटी में फॉल आ रहा है, जो क्वांटिटी के अंदर फॉल आ रहा है, परसेंटेज फॉल, वो आ रहा है 33% का, और प्राइस के अंदर जो राइज आ रहा है, परसेंटेज राइज, वो आ रहा है 50% का। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ रही है 0.66, ठीक है ना। तो ये बता रहा है 0.66 का मतलब है कि जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है वो हमारा कम है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा जी, ऐसे ही जब मैं बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ, मैंने यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करी तो वो आ रही है 1.5 आ रही है। यहाँ पता लग रहा है कि जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड है, और चेंज यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इन डिमांड, परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड, और जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, और वो परसेंटेज चेंज प्राइस का क्या है, फॉल इन प्राइस, ठीक है ना। तो ये पढ़ रहे हैं कि जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड है वो ज़्यादा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ रही है 1.5, ठीक है जी। अब सवाल ये आता है, सर ये इलास्टिसिटी अलग अलग क्यों आ रही है जब हम ए से बी जा रहे हैं और बी से ए जा रहे हैं? देखो, इलास्टिसिटी अलग अलग इसलिए आ रही है क्योंकि बेसेस अलग अलग है। बच्चा कहता है सर कौन से बेस? ये जो मैंने बेस ले रखे है ना, ये Q1 यहाँ पे और ये Q1 यहाँ पे। देखो यहाँ इस वाली टेबल के हिसाब से मैंने Q1 ले रखा है 120, और राइट वाली टेबल जो B2 है उसके हिसाब से मैंने Q1 ले रखा है 80। तो बेस अलग है, ये P1 भी अलग अलग है यहाँ पे दोनों, ठीक है ना। A to B में मैंने P1 ले रखा है 4, और B to A में मैंने P1 ले रखा है 6। तो बेस अलग है, इसलिए इलास्टिसिटी अलग अलग आ रही है। तो यही जो एरर है, जो कमी है, इसको दूर करने के लिए मिड पॉइंट मेथड ने जन्म लिया। मिड पॉइंट कहता था बेस अलग अलग मत लो, अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हो या बी से ए की तरफ जा रहे हो तो बेस को सेम रखो। तो बेस सेम कैसे लिया जाए? तो कहता है भैया दो, अगर क्वांटिटी वाले जोन में बेस रखना है तो दो क्वांटिटी की एवरेज ले लो, प्राइस वाले जोन में बेस रखना है तो दो प्राइस की एवरेज ले लो, ठीक है जी। फिर जब हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो हमने इलास्टिसिटी कैलकुलेट करी तो 1 आ रही है, और जब बी से ए की तरफ जा रहे हैं फिर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करी, वो भी 1 आ रही है। तो मिड पॉइंट मेथड क्या करता है, जो परसेंटेज मेथड की लिमिटेशन लगा लो, जो इलास्टिसिटी अलग अलग आ रही है परसेंटेज के हिसाब से, मिड पॉइंट के हिसाब से वो चीज़ नहीं नज़र आती। आओ जी मैंक्यू की तरफ चले। ये वाला जोन हम कर चुके थे, ठीक है ना। ये भी नॉर्मल सी बात ही लिखी हुई है, बस यहाँ पे बता रहा है कि हम नेगेटिव साइन, जो इलास्टिसिटी है वो नेगेटिव आएगी क्योंकि प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना, और प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, तो नेगेटिव तो आना ही आना है। तो कह रहे हैं हम नेगेटिव नंबर्स को हटा के ही अजम्पशन ले रहे हैं कि नेगेटिव नंबर को नहीं लिया जाएगा, इलास्टिसिटी को पॉजिटिव ही मानेंगे, ठीक है ना। एक बात यहाँ पे और बता रहा है, बता भी देता हूँ। सपोज करो आपने न्यूमेरिकल फिगर सॉल्व करी तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आई 2, और एक जगह आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आई सपोज 4। तो इसका मतलब क्या है? देखो, जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू आएगी, 2 से 4 आ रही है ना, मतलब इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइस से ज़्यादा टाइम्स चलता जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन डिमांड, इस वाले केस में
परसेंटेज चेंज इन डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइस का ट्वाइस है, डबल है। और इस वाले केस में परसेंटेज चेंज इन जो डिमांड है वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस का 4 टाइम्स है, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा वैल्यू बढ़ती जाएगी उसका मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस का और ज़्यादा होता रहेगा, उतना ही टाइम्स होता जाएगा, ठीक है ना। ये वो मिड पॉइंट मेथड आ गया, इसने 2 प्राइस ले लिए, यहाँ पे दिखा दिया आपको, मैंने आपको ग्राफ में दिखा दिए, ठीक है ना। डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि बेस डिफरेंस है, वो मैंने आपको बता दिया। अवॉइड कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को मिड पॉइंट मेथड को यूज़ करके। तो मिड पॉइंट मेथड से जब हमने सॉल्व करा उस मतलब उस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को रखा, Q1 Q2 की, एवरेज ऑफ क्वांटिटी, एवरेज ऑफ प्राइस की वैल्यूज़ जब मैंने रखी तो पता लगा भाई इन बोथ डायरेक्शन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1। अब हमारा टॉपिक है द वैरायटी ऑफ डिमांड कर्व्स। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट सिखाना चाहूँगा, पहले आप ध्यान से देखें। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऊपर लिखा हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकती है, ठीक है जी। बीच में मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 ले रखी है, ठीक है जी। आराम आराम से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है। हम यहाँ पे मिड पॉइंट मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर रहे हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मैंने आपको मिड पॉइंट मेथड से फॉर्मूला बता रखा है, ठीक है जी। ये जो ब्लैक लाइन से ऊपर का जोन है ये हमारा न्यूमरेटर है, नीचे वाला जोन हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है जी। ऊपर वाला जो जोन है वो बताता है कितना परसेंटेज चेंज आया है क्वांटिटी डिमांड के अंदर, नीचे वाला जो जोन है वो बताता है कितना परसेंटेज चेंज आया है प्राइस के अंदर, ठीक है जी। अब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बराबर चेंज आया है तो उस पोजीशन को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वहाँ पे 1 है और उसको बोला जाता है यूनिट इलास्टिक डिमांड, ठीक है जी। सबसे पहले मैंने आपको सेंटर वाला सिखा दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 का मतलब क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 का मतलब है जो ये हमारा न्यूमरेटर है इसके अंदर कुछ भी परसेंटेज चेंज नहीं है। कहने का मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 0 है और परसेंटेज चेंज इन जो हमारा प्राइस है वो कुछ एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कुछ उसकी वैल्यू है, जैसे कि 10%, 20% कुछ भी हो सकती है। तो भैया अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करूँगा तो जो मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 0 आएगी, क्योंकि आपको पता है जो हमारा न्यूमरेटर है वो 0 है और डिनोमिनेटर के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो 0 अपॉन समथिंग आंसर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है जी। अब मैं इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी को डिस्कस करता हूँ, ठीक है जी। इस केस के अंदर क्या है, जो मेरा न्यूमरेटर का चेंज है वो एग्जिस्ट करता है और जो डिनोमिनेटर का चेंज है वो 0 है। आपको पता है समथिंग अपॉन 0 क्या होता है आंसर, इन्फिनिटी, ठीक है जी। अब अगर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम है, मतलब ये 1 से कम है पर अभी 0 पे हम नहीं पहुँचे हैं, ठीक है जी, कुछ वैल्यू है उसकी जो 1 से कम है, तो इसका मतलब जो हमारा न्यूमरेटर है उसका चेंज कम है और डिनोमिनेटर का चेंज ज़्यादा है। मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कम है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमारा ज़्यादा है। उस सिचुएशन के अंदर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 आएगी। अब मैं अगर 1 से आगे चलूं
और अभी मैं इन्फिनिटी तक नहीं पहुंचा हूं, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे। तो उसको कैसे निकालेंगे, मतलब जो आउटकम आएगा वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा। अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसका मतलब हमारा न्यूमरेटर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर हमारा कम है। मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस की वैल्यू हमारी कम है। तो ऐसी पोजीशन में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगी वो मोर देन 1 आएगी। ठीक है जी, मैंने बड़े आराम से आपको पहले सारी बातें सिखा दी है कि जो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 कब होती है, 1 से कम कब होती है, 1 कब होती है, 1 से ज़्यादा कब होती है और इन्फिनिटी कब होती है। अब चलते हैं मैंक्यू जी की तरफ। तो यहाँ पे मैंक्यू जी जो डिमांड कर्व को क्लासिफाई करते हैं वो क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलास्टिसिटी। ठीक है जी, मैं आपको सारे केसेस वैसे बता चुका हूँ, अब एक बार मैंक्यू जी के हिसाब से भी पढ़ लेते हैं। तो मैंक्यू जी कहते हैं भैया अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी 1 आ रही है, ठीक है, तो डिमांड कब होगा, यूनिट इलास्टिक डिमांड। ठीक है, फिर बताते हैं अगर 1 से कम आ रही है इलास्टिसिटी, तो जो डिमांड कब होगा वो होगा हमारा इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, और 1 से ज़्यादा आ रही है तो जो डिमांड कब होगा वो होगा इलास्टिक डिमांड। और अगर हमारी इलास्टिसिटी 0 आ रही है तो डिमांड कब होगा परफेक्टली इन इलास्टिक। और अगर इलास्टिसिटी इन्फिनिटी आ रही है तो डिमांड कब होगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करेंगे, फिर बताएंगे डिमांड कर्व कैसा होगा। यहाँ एक FY1 दे रखा है हमें, यहाँ पे ये रहा। इसमें डिफरेंट गुड्स की इलास्टिसिटी कैलकुलेट करके आपको बता रखी है। एक मार्केट आउटकम है कि लोग कैसा बिहेव करते हैं डिफरेंट गुड के केस में, तो इलास्टिसिटी आपको बता रखी है। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व देख रहे हैं। पहला डिमांड कर्व है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब इस केस में क्या हो रहा है, ठीक है, इस केस में देखो प्राइस हमारा $4 है, डिमांड 100 यूनिट्स है। प्राइस बढ़ के $5 हो गया, डिमांड तब भी 100 ही यूनिट है। तो पहला जब प्राइस हमारा $4 था, डिमांड 100 यूनिट्स थी, तो एक पॉइंट ये आ गया। ठीक है जी, और प्राइस बढ़ गया, डिमांड सेम है, तो दूसरा पॉइंट ये आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने के बाद ये जो ब्लू कलर का डिमांड कर्व बना हुआ है ना, यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं जब छोटी क्लासेस में इको सीखते हैं या कहीं भी करते हैं, हम क्वाड्रेंट बनाते हैं, सीधा डिमांड कर्व बना देते हैं। ठीक है, डायग्राम सुंदर लगता है, हम बना देते हैं, लेकिन अब कुछ चीज़ें अच्छी समझो। ये डिमांड कर्व के लिए मैं DD इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ प्राइस हमारा बढ़ गया है पर डिमांड हमारी सेम है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को अगर समझा जाए तो ऐसे होता है। मैं एक बार समझा रहा हूँ। हम क्या करते हैं, पहले बताते हैं भैया इस प्राइस पे इतनी डिमांड है। ठीक है, फिर हम बताते हैं हमारा प्राइस बढ़ गया, हमारी डिमांड उतनी की उतनी ही है। हमारा प्राइस बढ़ गया, सॉरी एक बार दोबारा बनाते हैं। हमारा प्राइस बढ़ गया पर हमारी डिमांड उतनी की उतनी ही है। ठीक है, तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, एक ये रहा, एक ये रहा। अब इनको जोड़ेंगे, उसके बाद डिमांड कर्व की फॉर्मेशन होएगी। ठीक है जी, मतलब कुछ ऐसे ये जोड़ दिया जाएगा यूं, तब डिमांड कर्व बनेगा। ठीक है ना, इन पॉइंट्स को बोलते हैं लोकस। सेट ऑफ पॉइंट्स को लोकस बोला जाता है। तो इन लोकस को जब जोड़ेंगे तब डिमांड कर्व आएगा। तो कुछ बना लेते हैं फेयर, एक मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ।
ये आ गया यूं, समझ गए। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने के बाद कर्व की फॉर्मेशन होती है, पर पहले हम कर्व बना देते हैं, ठीक है। ये वाला डायग्राम जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, पहले हम ये बना देते ताकि डायग्राम आसान रहे बनाने में। लेकिन लॉजिकली पहले हम पॉइंट्स को एलोकेट करते हैं, फिर उनको जोड़ते हैं, तब हम कर्व्स बनाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी ज़ीरो आ रही है ना, यहाँ पे देखो ज़ीरो आ रही है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं एक बार फिर पीछे ले जाके आपको दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि डिमांड में कोई चेंज नहीं है, तो हमारे न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है, पर डिनोमिनेटर के अंदर चेंज है, ठीक है। तो ज़ीरो अपॉन समथिंग आंसर क्या होता है, ज़ीरो अपॉन समथिंग आंसर होता है ज़ीरो। इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी ज़ीरो आ रही है। तो जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो आएगी तो उस डिमांड कर्व का नाम है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। बात समझ आ गई है आपको। अब सेकंड केस देख रहे हैं, इन इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी लेस देन 1, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस 4 से 5 हो रहा है और डिमांड 100 से 90 हो रही है, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट आ गए होंगे, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, फिर इनको जोड़ दिया तो हमारा ब्लू कलर का डिमांड कर्व आ गया। मैं आपको बता दूं कि जो प्राइस के अंदर इंक्रीज़ आ रहा है वो आ रहा है 22% का, उसकी वजह से डिमांड में जो फॉल आ रहा है वो आ रहा है 11% का। तो जो हमारा फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। तो जो हमारा क्या बोलते हैं, इस केस के अंदर जो हमारा न्यूमरेटर है, ये वाली साइड जो हमारा न्यूमरेटर है उसका जो चेंज है वो कम है, लेकिन जो प्राइस का चेंज है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। पीछे जो डायग्राम दिखाया था अभी उसके अंदर प्राइस बढ़ रहा था, तो चेंज जब मैं बोल रहा हूँ तो इस वाले केस के अंदर हमारा प्राइस बढ़ रहा है, तो प्राइस का जो हमारा चेंज है वो ज़्यादा है और डिमांड का जो फॉल है यानी डिमांड का जो चेंज है वो कम है। तो अगर न्यूमरेटर की वैल्यू कम होएगी और डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होएगी तो आंसर लेस देन 1 आएगा, ठीक है। चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर भी हो रही होगी आपको। अब जो यहाँ पे 22% निकाल रखा है और 11% जो निकाल रखा है चेंज, ये हमने निकाला हुआ है मिड पॉइंट मेथड से निकाला हुआ है चेंज, ठीक है। इसको भी आपको बताना मुझे ज़रूरी था। अब यहाँ पे देखो दोनों के अंदर जो चेंज है वो सेम है, मतलब प्राइस इंक्रीज़ भी 22% से हो रहा है और डिमांड फॉल भी हमारी 22% से ही हो रही है, ठीक है। तो न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इनको जोड़ा उसके बाद डिमांड कर्व की फॉर्मेशन हुई। तो जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 आ रही है तो उस डिमांड कर्व का नाम क्या दे रखा है, यूनिट इलास्टिक डिमांड। ऐसी इलास्टिक डिमांड है, प्राइस के अंदर इंक्रीज 22% का है, डिमांड के अंदर जो फॉल है वो 67% का है। न्यूमेरिकल फॉर्मूले में अगर इसको पुट करेंगे तो जो हमारा न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है, मतलब परसेंटेज जो चेंज आ रहा है क्वांटिटी के अंदर ज़्यादा आ रहा है, प्राइस के अंदर परसेंटेज चेंज कम आ रहा है, तो आंसर मोर देन 1 आ रहा है। न्यूमरेटर ज़्यादा आ रहा है, डिनोमिनेटर कम आ रहा है, तो आंसर मोर देन 1 है। तो इलास्टिसिटी अगर मोर देन 1 आ रही है तो इलास्टिक डिमांड बोला जाएगा। अब हम अपना ई वाला डायग्राम देख रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करेंगे और इन्फिनिटी आएगी तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोला जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ एडिशन करता हूँ पहले डायग्राम में ताकि आपको बेटर और अच्छा समझ आए, ठीक है। सपोज़ करता हूँ यहाँ पे जब प्राइस $4 था तो जो डिमांड थी वो हमारी थी, कुछ एक वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, सपोज़ करते हैं डिमांड थी 100 यूनिट्स, ठीक है। अब क्या हो रहा है इस केस में, दो बातें ध्यान में रखना कि जितने भी सेलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं उन सबके गुड्स होमोजीनियस है। मतलब अगर कोई कंपनी एक्स चीज़ बेच रही है
एक्स कोई प्रोडक्ट है, सपोज कुछ भी प्रोडक्ट अज्यूम कर सकते हो आप एक्स, जैसे कि आपने हेयर ऑयल देख लिया, ठीक है। तो और भी जितनी कंपनी है, ए कंपनी, बी कंपनी, डी कंपनी, एफ कंपनी, वो सब भी जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं अपना हेयर ऑयल, सबका हेयर ऑयल डिट्टो सेम है, ठीक है ना। बस सेलर बहुत सारे हैं, सबका हेयर ऑयल लेकिन डिट्टो सेम है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है। सारे कंपनी जो हेयर ऑयल बना रही है सबके हेयर ऑयल डिट्टो सेम है। और जो सेलर है वो इतने ज़्यादा है कि पूछो मत, अनलिमिटेड सेलर है प्रोडक्ट को बेचने वाले, मतलब हेयर ऑयल को बेचने वाले बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, ए बी सी डी, इतनी कंपनियां कि पूछो मत आप, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट ले रहे हो हेयर ऑयल, तो सपोज करो $4 उसका प्राइस है, तो उस कंपनी के 100 यूनिट्स ऑफ हेयर ऑयल बिकते हैं, ठीक है। अब वही कंपनी अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दे, मैं कह रहा हूँ ना के बराबर, नेग्लिजिबल प्राइस बढ़ा दे, तो भाई मैं उस कंपनी का हेयर ऑयल नहीं लूँगा, मैं बी कंपनी का हेयर ऑयल ले लूँगा या सी कंपनी का हेयर ऑयल ले लूँगा, कोई भी कंपनी का हेयर ऑयल ले लूँगा। भाई सबके प्रोडक्ट डिट्टो सेम ही तो है, होमोजीनियस है, और इतने सारे प्रोडक्ट है मार्केट में, इतने सारे सेलर है, तो फिर मैं उसका क्यों लूँगा। तो कहने का मतलब है जब प्राइस $4 था तो डिमांड 100 यूनिट्स थी, तो ये पॉइंट आ गया। तो जब प्राइस बढ़ा, नेग्लिजिबल बढ़ा, देखो स्क्रीन में ध्यान से देखो, ब्लिंक कर रहा है पॉइंट है, इतना नेग्लिजिबल बढ़ा तो डिमांड उसकी खत्म हो जाएगी, कोई उससे नहीं लेगा, डिमांड खत्म होते होते 0 पे पहुंच जाएगी। तो एक पॉइंट तो प्राइस और डिमांड का ये आ गया। अब एक पॉइंट यहां आ जाएगा जो ब्लिंक कर रहा है, सही बात है भैया, प्राइस और डिमांड का पॉइंट तो यहीं आएगा ना, यहाँ ब्लिंक कर रहा है। जब 4 था तो डिमांड 100 थी, तो यहाँ पॉइंट आया। अब प्राइस थोड़ा सा बड़ा, डिमांड 0 हो गई, तो वो पॉइंट यहीं आ जाएगा। तो भैया एक पॉइंट तो ये हो गया हमारा, एक पॉइंट ब्लिंक करने वाला हो गया, तो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया तो डिमांड कर्व क्या आ गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया, हॉरिजॉन्टल आ गया। भैया कहने का मतलब ये इतना कम प्राइस बढ़ा है कि ग्राफिकली उसको दिखाना मुश्किल है, बहुत थोड़ा सा प्राइस बढ़ा है। मैं कह रहा हूँ 4.01 हुआ है सपोज करो, या 4.001 हुआ है, इतना नेग्लिजिबल प्राइस बढ़ा है। ये मतलब है अगर प्राइस यहाँ होता $5 तो वो दिखाया जा सकता, लेकिन नेग्लिजिबल प्राइस बढ़ा है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हम शो नहीं करते यहाँ पे डायग्राम बनाते वक्त, ये वाली चीज़, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि इलास्टिसिटी और डिमांड इन्फिनिटी कैसे आ रही है। फॉर्मूला देखते हैं एक बारी, ये फॉर्मूला है, आपको यहाँ पता ही है कि जो हमारा प्राइस के अंदर चेंज है वो नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल को वो ज़ीरो मान रहा है, तो प्राइस का चेंज ज़ीरो है, मतलब डिनोमिनेटर ज़ीरो है, और क्वांटिटी का चेंज तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, हमारा न्यूमरेटर तो एग्जिस्ट करता है। तो समथिंग अपॉन ज़ीरो करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, ये पांचों जो हमने डिमांड कर्व बनाए हैं इसको इकट्ठे दिखाता हूँ एक बारी। ये मैंने पांचों डिमांड कर्व इकट्ठे बना दिए। पहला है परफेक्टली इलास्टिक जो इन्फिनिटी वाला है, फिर इलास्टिक है, फिर ED1 आ गया यूनिट इलास्टिक, फिर ED<1 आ गया इन इलास्टिक, फिर ED0 आ गया, ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग में जो हमारा डिमांड कर्व है वो हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये वाला, ये हमारा वर्टिकल है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे धीरे 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 करके यहाँ से चल रहे हैं तो वो स्टीप होता जा रहा है, ठीक है ना। इसको फ्लैटर बोल देते हैं लोग, कुछ लोग इसको स्टीपर कह देते हैं, ठीक है ना। तो धीरे धीरे चल रहे हैं तो कर्व हमारा स्टीप होता जा रहा है। हर चीज़ प्रॉपर समझाई गई है आपको, मैंने कोई भी एस्पेक्ट यहाँ पे छोड़ा नहीं है इलास्टिसिटी और डिमांड का, जो मैंक्यू जी कह रहे हैं हर चीज़ प्रॉपर तरीके से बताई गई है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है टोटल रेवेन्यू एंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। रीड करते हैं,
When studying changes in supply or demand in a market, one variable we often want to study is total revenue, the amount paid by buyers and received by sellers of a good. जब हम स्टडी करते हैं या तो सप्लाई में चेंज आया है या फिर डिमांड में चेंज आया है, तो उस समय हम एक और वेरिएबल की स्टडी करते हैं, वो है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब है जो अमाउंट बायर्स पे करते हैं और सेलर्स रिसीव करते हैं। अब मैं आपको पूरा टॉपिक पहले प्यार से समझा देता हूँ। स्क्रीन पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड वाले जोन पे मैंने ऊपर लिखा है प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। प्राइस $4 है, क्वांटिटी 100 यूनिट्स है, तो टोटल रेवेन्यू आया $400 का। डायग्राम ध्यान से देखिए, एक्स एक्सेस में मैंने क्वांटिटी लिखी है, वाई एक्सेस में मैंने प्राइस लिखा है। ओपी जब हमारा प्राइस है तो क्वांटिटी हमारी ओ क्यू है, ठीक है जी। तो जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो मैं इन 4 डॉट से आपको बता रहा हूँ, 1 2 3 4। इन 4 डॉट के बीच में जितना भी एरिया है वो हमारा टोटल रेवेन्यू है। तो जब हम प्राइस को, जो कि ओपी है, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि ओ क्यू है, तो हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको कलर करके भी बता देता हूँ। ये जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं ये हमारा टोटल रेवेन्यू है, सारा का सारा ये एरिया। अब हम पढ़ रहे हैं इन इलास्टिक डिमांड। क्या पढ़ रहे हैं? इन इलास्टिक डिमांड। प्राइस $4 है, डिमांड 100 यूनिट्स है। प्राइस बढ़ गया है, $5 हो गया है, डिमांड कम हो गई है, 90 यूनिट्स रह गई है। तो पहले हमारा टोटल रेवेन्यू ये था, ये डॉट देखे ध्यान से, इन 4 डॉट के बीच में जो भी एरिया आ रहा है वो हमारा टोटल रेवेन्यू था। बाद में हमारा टोटल रेवेन्यू इन 4 डॉट्स के बीच का एरिया है। तो हमने ये वाला जोन तो गेन कर लिया है और ये वाला जो हमारा जोन है ये हमने खो दिया है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें, हमने गेन ज़्यादा किया है और हमने जो खोया है वो कम है, तो इसकी वजह से हमारा टोटल रेवेन्यू बढ़ गया है। तो इन इलास्टिक डिमांड के केस में क्या होता है, ध्यान से सुने। प्राइस के बढ़ने से टोटल रेवेन्यू बढ़ जाता है। अब नीचे वाला डायग्राम देखते हैं। जब हमारा प्राइस $4 है तो डिमांड हमारी 100 यूनिट्स की है, प्राइस बढ़ गया है, $5 हो गया है, तो डिमांड कम हो गई है, 70 यूनिट्स की हो गई है। तो पहले हमारा टोटल रेवेन्यू इन 4 डॉट के बीच में है और प्राइस बढ़ने के बाद हमारा टोटल रेवेन्यू ये हो गया है। तो इस केस में हमने ये वाला जो एरिया है वो गेन किया है और ये वाला जो एरिया है ये हमने खो दिया है। तो हमने गेन कम किया है और खोया हमने ज़्यादा है, ठीक है जी। इस वजह से जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो कम हो गया है। तो इलास्टिक डिमांड के केस में प्राइस के बढ़ने से टोटल रेवेन्यू हमारा कम हो जाता है। ये बातें आपको बिल्कुल ध्यान से समझ आ गई होगी। एक बार ऊपर वाले केस में फिर चलते हैं जो कि इन इलास्टिक डिमांड था। इन इलास्टिक डिमांड के केस में हमने देखा प्राइस के बढ़ने से टोटल रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि परसेंटेज चेंज इन जो हमारा प्राइस है वो हमारा ज़्यादा है और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमारा कम है। नीचे वाला केस जो इलास्टिक डिमांड है वहाँ हमारा प्राइस के बढ़ने से टोटल रेवेन्यू कम हो रहा है क्योंकि परसेंटेज चेंज इन जो प्राइस है वो हमारा कम है और परसेंटेज चेंज इन जो क्वांटिटी डिमांड है वो हमारा ज़्यादा है। अब चलते हैं हम मैंक्यू जी की तरफ। इस पेज में वही वाली पूरी बात बता रखी है, आप देख सकते हो। स्टार्टिंग में प्राइस 4 लिया है, क्वांटिटी 100 है, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू आ गया हमारा $400 का। आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे नीचे 3 रूल बता रहा है जो मैं आपको करा चुका हूँ। कहता है व्हेन डिमांड इज इन इलास्टिक, डिमांड है हमारी,
प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू मूव्स इन सेम डायरेक्शन, दोनों हमारे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब प्राइस के बढ़ने से टोटल रेवेन्यू भी हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इफ प्राइस इंक्रीजेस टोटल रेवेन्यू ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, फिर ये इलास्टिक का बता रहा है, प्राइस के बढ़ने से इलास्टिक के केस में हमारा टोटल रेवेन्यू कम हो रहा है, और अगर प्राइस के बढ़ने से हमारा टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट है तो फिर उसको बोलेंगे यूनिट इलास्टिक। ठीक है, ये डायग्राम मैं आपको बता चुका हूँ। मैनक्यू जी भी वही दोनों डायग्राम हमें बता रहे हैं, आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। हमने एक एक चीज़ कवर कर ली है। अब हम टॉपिक कर रहे हैं इलास्टिसिटी एंड टोटल रेवेन्यू अलोंग अ लीनियर डिमांड कर्व। एक लीनियर डिमांड कर्व के ऊपर हम इलास्टिसिटी एंड टोटल रेवेन्यू को चेक कर रहे हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। देखो, मैथमेटिक्स में हम सब ने सीखा है स्लोप का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। हम उसको डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हम डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं तो वाई एक्सिस में प्राइस लेते हैं और एक्स एक्सिस में क्वांटिटी लेते हैं। तो इकोनॉमिस्ट जी कहते हैं स्लोप को राइज ओवर रन। राइज यूज़ कर रहे हैं चेंज इन प्राइस के लिए, रन यूज़ कर रहे हैं चेंज इन क्वांटिटी के लिए। ठीक है जी, आगे देखते हैं। कहता है इवन दो द स्लोप ऑफ लीनियर डिमांड कर्व इज कांस्टेंट द इलास्टिसिटी इज नॉट। कहता है अगर कोई लीनियर डिमांड कर्व है उसकी स्लोप तो कांस्टेंट है लेकिन इलास्टिसिटी नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा लीनियर डिमांड कर्व की स्लोप कांस्टेंट क्यों है और इलास्टिसिटी क्यों नहीं है, थोड़ी देर में बताता हूँ अभी आपको। फिलहाल मैं आपको बता दूँ, स्लोप का मतलब है हम रेशो निकाल रहे हैं चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी की। ठीक है, और इलास्टिसिटी का मतलब है हम रेशो निकाल रहे हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस की। यहाँ देखते हैं, कहता है एट पॉइंट्स विद लो प्राइस एंड हाई क्वांटिटी द डिमांड कर्व इज इनइलास्टिक। एट पॉइंट विद हाई प्राइस एंड लो क्वांटिटी द डिमांड कर्व इज इलास्टिक। अब स्लोप कांस्टेंट क्यों है और ये वाली बात क्या बता रही है मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिमांड कर्व भी है आपके पास, लीनियर डिमांड कर्व है आपके पास, और नीचे शेड्यूल भी दे रखा है। कर्व के ऊपर जब प्राइस हमारा 0 है तो डिमांड 14 है, और जब प्राइस हमारा 7 है तो डिमांड 0 है। पहले आपको बताता हूँ लीनियर डिमांड कर्व का स्लोप कांस्टेंट कैसे है। स्लोप का मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख रखा है, आप चेक कर सकते हैं। अब सपोज करो मैं जब प्राइस 1 था 1 से 2 की तरफ जा रहा हूँ, मतलब यूँ जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी क्वांटिटी कम हो रही है क्योंकि प्राइस हमारा बढ़ रहा है। प्राइस के अंदर जो चेंज है वो 1 का है और क्वांटिटी के अंदर चेंज 2 का है, तो स्लोप आ गई मेरी 1/2। आगे चेक करते हैं, और ऊपर गए प्राइस पे तो डिमांड हमारी और कम होती हमें नज़र आ रही है। प्राइस के अंदर फिर से चेंज 1 का है, क्वांटिटी के अंदर चेंज 2 का है, तो फिर से हमारी स्लोप आ गई 1/2। तो पता लग गया स्लोप तो कांस्टेंट है। अब नीचे शेड्यूल देखें एक बारी, यहाँ प्राइस और क्वांटिटी आपको बता रखी है। हमने टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लिया है प्राइस इनटू क्वांटिटी करके। फिर हमने परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाला इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकाला इस फॉर्मूले से। फिर दोनों चीज़ों को फॉर्मूले में पुट कर दिया तो इलास्टिसिटी आ गई। जब इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है तो इलास्टिक है, और जब इलास्टिसिटी 1 से कम है तो इनइलास्टिक है, और जब इलास्टिसिटी 1 है तो हमारा केस क्या बन रहा है, यूनिट इलास्टिक डिमांड का बन रहा है। अब चलते हैं कर्व की तरफ। देखो, जब स्टार्टिंग में हमारा प्राइस लो है, तो हमें डिमांड ज़्यादा नज़र आ रही है।
आप चेक कर सकते हैं, जब स्टार्टिंग में प्राइस हमारा लो है, 1 ले लेते हैं, सपोज करो कोई भी ले सकते हो, तो डिमांड हमें उस समय 12 नज़र आ रही है। और जब प्राइस हमारा हाई है, ये 6 ले लेते हैं, तो डिमांड हमें लो नज़र आ रही है। ठीक है जी, अब आराम आराम से आगे चलते हैं। अब सपोज करो जब प्राइस हमारा लो है, ठीक है, और फिर जब हमारा प्राइस बढ़ता है, 1 से 2 होता है, तो डिमांड हमारी 12 से 10 हो जाती है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमने क्या देखा, दो जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो ज़्यादा है और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हमारा कम है। ठीक है, तो हमारा न्यूमरेटर जो है फॉर्मूले में वो कम है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 आ रही है। मतलब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इन इलास्टिक। टेबल में भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जब प्राइस हमारा हाई है और हमारा प्राइस बढ़ता है, सपोज करो 4 से 5 हो जाता है, ठीक है, तो हमारी डिमांड 6 से 4 हो जाती है। तो इस केस के अंदर परसेंटेज चेंज इन प्राइस कम है और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हमारा ज़्यादा है। ठीक है, तो न्यूमरेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो आंसर मोर देन 1 आएगा। तो डिमांड इलास्टिक होएगी, यहाँ आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है किसी को? बहुत अच्छा। अच्छा जी, अब आप ध्यान से देखें, जो समझने वाली बात है, हमने पीछे सीखा था जब हमारा प्राइस बढ़ता है, ठीक है, और अगर हमारा टोटल रेवेन्यू भी बढ़ जाता है, तो उस समय डिमांड हमारी क्या होती है, इन इलास्टिक होती है। उस समय हमारी डिमांड इन इलास्टिक होती है। ज़रा चेक करते हैं, देखो यहाँ शेड्यूल में देखो, जब हमारी डिमांड इन इलास्टिक है, तो जब हमारा प्राइस बढ़ रहा है, सपोज 1 से 2 हो रहा है, तो हमारा टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई है सबको? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है किसी को? ठीक है, अब जब हमारा प्राइस 4 से 5 हो रहा है, ठीक है, तो भैया हमारी डिमांड 6 से 4 हो रही है। ठीक है, जब हमारा प्राइस टेबल में देखें 4 से 5 हो रहा है, तो हमारी डिमांड 4 से 6 हो रही है। आप टेबल में भी चेक कर सकते हैं। तो उस समय हमारी जो डिमांड है वो इलास्टिक है, और जब प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड का नेचर इलास्टिक है, तो उस समय हमारा टोटल रेवेन्यू आप चेक कर सकते हो कम हो रहा है। देखो चेक करो, प्राइस बढ़ रहा है और टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है, 24 से 20 हो रहा है। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो भैया सारी की सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, कोई दिक्कत की अब आपको बात नहीं है। पेज को आगे लेके चलते हैं। आप यहाँ आराम से देखें, जो रेड लाइन वाला मैंने जोन अंडरलाइन कर रखा है, ये वही बातें आपको बताई जा रही है। ठीक है जी, अब ये कंक्लूजन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द लीनियर डिमांड कर्व इलिस्ट्रेट दैट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नीड नॉट बी सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन डिमांड कर्व। हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी सेम नहीं है। अ कांस्टेंट इलास्टिसिटी इज पॉसिबल बट इट इज़ नॉट ऑलवेज द केस। वो हमेशा केस नहीं है। आपको बिल्कुल समझ आ गया है? ठीक है जी, अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्लियर होता है। अब टॉपिक कर रहे हैं अदर डिमांड इलास्टिसिटीज़। इकोनॉमिस्ट ने कुछ और इलास्टिसिटीज़ भी डिस्क्राइब करी हैं, ठीक है ना भाई, ताकि हम बायर का बिहेवियर जान सकें। तो एक और है द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ मैंने उसका फॉर्मूला लिखा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नॉर्मल गुड है और इन्फीरियर गुड है। नॉर्मल गुड के केस के अंदर अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, तो भैया जो इनकम इलास्टिसिटी है वो पॉजिटिव आएगी।
और इन्फीरियर गुड के केस में अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, तो इनकम इलास्टिसिटी इन्फीरियर गुड की नेगेटिव आएगी। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं, बड़ी अच्छी बात लिखी है, इवन अमंग नॉर्मल गुड्स इनकम इलास्टिसिटीज वेरी सब्सटैंशियली इन साइज। कह रहा है अगर नॉर्मल गुड की बात करें तो इनकम इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा वेरी करती है। अब देखो मैंने फॉर्मूला नीचे दोबारा लिख दिया है ताकि पीछे ना जाना पड़े। अब अगर मैं नेसेसिटीज़ गुड की बात करूं, देखो नेसेसिटी गुड ऐसा गुड है जो अगर हमारी इनकम कम भी हो रही होगी तो हम उसका कुछ अमाउंट ले ही रहे होंगे, है ना भाई, क्योंकि नेसेसिटी अगर हमारी इनकम कम भी होगी तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो ले ही रहे होंगे। तो अगर हमारा नेसेसिटी गुड है और उस केस में हमारी इनकम बढ़ती है तो डिमांड, इनकम जितने से इनकम बढ़ी है उतने से डिमांड बढ़ेगी नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले ही क्वांटिटी उसकी सफिशेंट ले रहे थे। ठीक है ना, तो इस केस में क्या होगा, जो न्यूमरेटर है उसके अंदर जो हमारा चेंज होएगा वो कम होएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में चेंज ज़्यादा होएगा, तो इनकम इलास्टिसिटी लो रहेगी, ये बोला जा रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें लग्जरी गुड्स की, लग्जरी गुड अगर हमारी इनकम लो थी तो हम लग्जरी गुड तो ले ही नहीं रहे होंगे। ठीक है, अब अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है, ठीक है ना भैया, तो हमें लेने तो पड़ेंगे क्योंकि पहले तो बिल्कुल भी नहीं लिए थे। तो फिर उसके केस में क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। तो भैया हमारा जो न्यूमरेटर है वो ज़्यादा रहेगा, डिनोमिनेटर कम रहेगा। ठीक है ना भैया, तो उसकी इलास्टिसिटी की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होएगी, ये बोला जा रहा है। ठीक है जी, अगला पढ़ते हैं हम, द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला लिखा हुआ है नीचे, देख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड 1 डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड 2। अब हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की बात करें तो एक सब्स्टिट्यूट गुड है और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। ठीक है जी, अगर सब्स्टिट्यूट गुड लेते हैं, किसी एक सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है ना भाई, यहाँ डिनोमिनेटर में देखो प्राइस अगर बढ़ जाता है तो जो दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड होगा उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूट गुड के केस में जो इनकम सब्स्टिट्यूट गुड के केस में जो हमारी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है वो पॉजिटिव रहेगी। और बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में, अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस सपोज करो बढ़ जाता है तो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड के अंदर जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है वो हमारी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ठीक है जी, यही इस पेज के अंदर हमें बता रखा है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं 9891156969 पर। थैंक यू वेरी मच।